हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक फार्मा स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। फार्मा स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये स्टॉक या ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है और यहाँ से आपको एक शेयर खरीदने पर कितनी अर्निंग होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल रखती हैं और उसके बाद हम चीज़ों को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मा कंपनी है वो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कंडक्ट करती है, यानी कि ये जो टीके लगते हैं जो छोटे बच्चों को जन्म से 2 माह तक लगते हैं या फिर बड़े आदमियों को भी लगते हैं, तो उस टाइप के जितने भी स्वास्थ्य निवारक देखभाल हैं, जितने भी टीके लगाए जाते हैं वो ये कंपनी मैनेज करती है। दूसरा, इसके साथ साथ ये एलर्जी की दवाई भी बनाती हैं और जो दर्द से रिलेटेड मेडिसिन है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या दूसरे दर्द हो, तो उनसे रिलेटेड भी मेडिसिन बनाती है। दूसरा, ये नेक्स्ट जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, तो डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं उनकी दवाई भी इस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसके साथ साथ जो दुर्लभ बीमारी हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हैं, जो जटिल बीमारी हैं, और दूसरे चिकित्सा क्षेत्रों में भी उपचार करके ये समाधान प्रदान करते हैं। तो ये है इनका मेन काम। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे चाहे वो बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो पेन से रिलेटेड मेडिसिन हो या डायबिटीज़ से हो, तो ये सभी रेगुलर जो चलने वाली बीमारी हैं वो हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। इनका सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है फंडामेंटली अच्छे तरीके से काम कर रही है और यहाँ पर बुनियादी तौर से काफ़ी मजबूत है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेन प्रमोटर कौन है, यानी कि इस कंपनी में पैसा किसने लगाया हुआ है। तो मेन प्रमोटर की अगर हम बात करें तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला, ये बिरला ग्रुप जो है, SBI, निप्पो, ICICI, L&T, बजाज एंड HDFC। तो ये बड़े दिग्गज कंपनी हैं, दिग्गज नाम हैं जो टॉप 10-20 के अंदर ही आते हैं। LIC की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, आप जरूर इसके बारे में जानते होंगे। आदित्य बिरला, ये बिरला ग्रुप हैं, बिरला ग्रुप का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी इसमें निवेश करते हैं। SBI का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी इसमें निवेश करते हैं। निप्पो बैटरी का जो आपने देखा ही होगा वो भी इसमें निवेश किए हुए हैं। ICICI भी जैसे जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी इसके अंदर ही निवेशक हैं। L&T जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो पोर्ट, ये ब्रिज और एयरपोर्ट वगैरह बनाती हैं या मेट्रो स्टेशन, बंदरगाह इस टाइप का निर्माण करती हैं, तो ये भी इसमें बड़े निवेशक हैं। साथ ही साथ बजाज, ये ऑटोमोबाइल और इंश्योरेंस दोनों सेक्टर में है, ये भी इसमें निवेश किए हुए हैं। HDFC बैंकिंग और इंश्योरेंस में है, टॉप का प्राइवेट बैंक है, ये भी इसमें बड़े निवेशक हैं। तो आप देखिए कि दुनिया की जो बड़ी दिग्गज कंपनी है वो इस फार्मा स्टॉक में निवेश किए हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनका बिजनेस कहीं ना कहीं फार्मा से ही रिलेटेड है। और चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, सभी कहीं ना कहीं आकर जो है हेल्थ सेक्टर पर ही डिपेंड हो जाता है। और ये इसकी ग्रोथ को देखते हुए ही यहाँ पर इतना बड़ी बड़ी कंपनी जो है निवेश करती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अर्निंग पर शेयर मिलती है 410 रुपये, जो कि लास्ट ईयर का है। और जो डिविडेंड पर शेयर जो है यहाँ पर 490 रुपये है। तो कुल मिलाकर 900 रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है एक शेयर पर इस साल में, मतलब पिछले साल में। और आगे जो ये रिकॉर्ड है 5 साल से कंपनी ने कंटिन्यूस बनाया हुआ है और अपने EPS और डिविडेंड में लगातार ग्रोथ कर रही है। तो ये ग्रोथ तो पिछले काफ़ी टाइम से ही है, लेकिन यहाँ पर हम 5 साल का रिकॉर्ड लेकर चलते हैं, क्योंकि डाटा जो है 5 साल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताता है। अभी मैं आपको इसका छोटा सा कंपनी की प्रोफाइल और दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल देखने से पहले आप देखिए कि कंपनी का चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट देखने पर आपको पता चल रहा होगा एकदम ग्रो ही कर रहा है। यहाँ पर कोई नुकसान कभी किसी को नहीं हुआ, चाहे कोई पैंडमिक आए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हेल्थ जो है एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। अभी कोरोना पैंडमिक आया था तब भी इसने बरकरार अपनी जो ग्रोथ है वो बनाए रखी है। हेल्थ सेक्टर ही सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, साथ ही साथ और भी दूसरे सेक्टर थे FMGC वगैरह, लेकिन हेल्थ सेक्टर भी कंटिन्यूस रहा है इस फील्ड में। और हेल्थ सेक्टर कभी भी किसी भी आपदा में जो है डाउन नहीं जाता। तो ये सबसे बड़ी खासियत है फार्मा कंपनी के स्टॉक में निवेश करने की। दूसरा, हम बात करें तो कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर इनकी मार्केट कैप 15,248 करोड़ की है। स्टॉक की रैंक की अगर बात करें तो 251वें नंबर पर ये जो है लिस्ट हुआ है, मतलब स्टैंड करता है। कंपनी लो रिस्क है, आपको यहाँ पर पैसा लगाने के बाद कोई टेंशन नहीं है, यानी कि आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। और साथ ही साथ अगर कंपनी की जो प्रोफाइल की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ ही साथ जो है उसकी सेल्स भी
मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेल भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सेल ये दोनों काम करते हैं, यानी कि मार्केटिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ये कंपनी की प्रोफाइल थी। आगे हम देखते हैं कंपनी के एसेंशियल क्या है। कंपनी के एसेंशियल कहते हैं जो बुनियादी चीज़ें रहती हैं, यानी कि अगर मार्केट कैप की बात करें तो 15,000, ये थोड़ा बहुत अलग अलग डाटा वेबसाइट पर रहता है, तो 1-2 करोड़ इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 15,267.92 करोड़ है। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 13,717.62 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर 2.30 करोड़ है। और पीई रेशो की बात करें तो यहाँ पर 14.72 है। पी अपॉन बी रेशो की बात करें तो 6.35 है। फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड यील्ड 7.4% मिलता है। बुक वैल्यू 1,043.80 है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 1,550.30 करोड़ कैश है। डेप्ट की बात करें तो जीरो। तो देखिए कंपनी के पास डेप्ट और फ्री कैश ये दोनों हमें कंसीडर करना जरूरी होता है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें, इस कंपनी की बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पर कर्ज कोई नहीं है और कंपनी के पास 1,550.30 करोड़ रिजर्व में कैश है। तो कोई कर्ज नहीं है और पैसा भी है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये कोई भी अनुमान लगा सकता है। प्रमोटर्स होल्डिंग 60.4% इनके अपने पास शेयर हैं। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 450.23 रुपये और सेल्स ग्रोथ 1.8% है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 97.74% है। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, जो कि 97.94% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 44.65% है। आरओसीई 57.9% है। तो दोनों 50 के आसपास हैं, 50 से अबव है आरओसीई, और ये जितना ज़्यादा रहे उतना सही है। और ये 20 तक भी दोनों काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 44 और 57 दोनों चीज़ देखने को मिल रही हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ 97.74 है, ये तो औसम ही है, इसके बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो कंपनी के एसेंशियल आपने देख लिए, यानी कि यहाँ से भी हम ग्रीन सिग्नल देते हैं इस स्टॉक को पिक करने के लिए, और सारी चीज़ें यहाँ पर हमें निवेशक के फेवर में देखने को मिल रही हैं। आगे अगर हम बात, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद भी मैं अपना डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, क्योंकि आप अगर निवेश करेंगे तो उससे पहले आपको रिसर्च भी करनी ज़रूरी है। और फार्मा का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि सभी लोग सलाह देते हैं कि इलाज से बेहतर है कि आप उसका बचाव कर लें, तो वही हम यहाँ पर कहेंगे कि आप अपना पैसा लगाने से पहले उसकी रिसर्च ज़रूर कर लें। चाहे एक फार्मा कंपनी के नाम पर अगर आप दूसरी फार्मा कंपनी में, कि फार्मा तो हर समय प्रॉफिट में ही रहता है, ऐसा सोचकर आप कोई सी दूसरी फार्मा कंपनी का भी अगर स्टॉक पिक कर लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखनी यहाँ पर ज़रूरी है। तो यही था ओवरऑल ओवरव्यू। अब मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ, उसके फंडामेंटल चेक करके दिखाता हूँ, साथ ही साथ उनका डिविडेंड रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं टिकरटेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारी चीज़ें वहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। तो हम आ गए हैं टिकरटेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अगर टिकरटेप ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है सैनोफी इंडिया लिमिटेड, और इसके शेयर की करंट प्राइस चल रही है 6,629.40 रुपीज़। चार्ट की बात करें तो अभी तक ये हाईएस्ट गया है 9,000 तक और लोएस्ट गया है 233, यानी कि 9,000 से 233 तक ये ट्रेड कर चुका है अपने हाई एंड लो पॉइंट पर। आप मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 497 यानी 500% का रिटर्न मिला है। पिछले 5 साल में अगर देखें तो कंपनी ने 63% का रिटर्न दिया है। एक साल की अगर हम बात करें तो 14% का निगेटिव रिटर्न यहाँ को देखने को मिला है। तो ये था इसका बेसिक प्राइस चार्ट ओवरव्यू। बाकी आपने ये सब चीज़ें देख ली कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, और ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और मेडिसिन का फार्मा जो है प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी मार्केटिंग करती है, सेल्स भी करते हैं। कंपनी में कोई रिस्क नहीं है। अगर हम बात करें होल्डिंग की, तो होल्डिंग पैटर्न्स पर सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि किसने कितने स्टेक यहाँ पर लिए हुए हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग 60.40% है, अब देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड 10% है, 10.19%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 8.5% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 8.99% है, और रिटेल एंड अदर्स जो है 11.96% है। अगर हम यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये विदेशी कंपनियाँ रहती हैं जो कि भारत की कंपनी में निवेश करती हैं। तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि विदेशी कंपनी का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि पहले फॉरेन कंपनियों ने यहाँ पर जो निवेश किया होता दिसंबर 2020 में, अभी चल रहा है मार्च, तो दिसंबर 20 में जो है 11.54% था,
और दिसंबर 21 में अगर देखें तो 9.22% था, मार्च में देखें तो 8.99% था। यानी कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो थोड़ा सा यहाँ से हमें पैसा बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। तो 11% से 9% तक 2% का डाउन है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इतनी बड़ी फिगर नहीं है कि आप इसको लेकर टेंशन में आ जाएं। साथ ही साथ अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो लगभग सेम सा ही है। पहले 11 से 9.8% आया, लेकिन अभी वो 10.9% यानी कि 10% के आसपास यहाँ पर म्यूचुअल फंड का निवेश जो है बना हुआ है। तो ये यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। साथ ही साथ अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि जो इंडियन कंपनी है अगर वो देखें कि वो यहाँ पर अपने निवेश को बढ़ा रही हैं या घटा रही हैं, तो देखिए अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो 5.8% से ये 8.45% तक गया है। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनका निवेश यहाँ पर एक्वायर कर लिया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में अभी हमने जो लिस्ट है वो चेक करी है, आगे भी चेक करेंगे। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी में निवेश बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। प्रोमोटर्स होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है, और रिटेल एंड अदर्स यानी कि जो आम नागरिक हैं वो निवेश करते हैं, वो भी लगभग 10.66% से 11.96% है। तो ये बाय सेल पर डिपेंड करता है कि जितना भी चलता रहता है। तो अगर होल्डिंग की बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग, तो काफ़ी अमेजिंग है, और कोई सा ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसने इसमें इन्वेस्ट ना किया हुआ हो, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। तो आप जो है ये चीज़ें देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये काफ़ी पैरामीटर्स पर कंपनी को जज करने के बाद ही निवेश करती हैं। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ से काफ़ी सारा काम एज इट इज़ हो जाता है, क्योंकि दूसरी कंपनियाँ और दूसरे इंस्टीट्यूशन इसमें निवेश कर रहे हैं, तो कंपनी कहीं ना कहीं बेहतर ही है और अच्छे रिटर्न देती है, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी निवेश देखने को नहीं मिलता। अभी हम चलते हैं इनके इवेंट पर, यानी कि डिविडेंड इन्होंने कितना दिया है, कितनी बार देते हैं साल में। तो ये 7.40% का डिविडेंड देती है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। 1000 रुपये पर 74 रुपये आपको यहाँ पर अर्निंग होती है पर ईयर। अब देखिए शेयर की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या अर्निंग रहेगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डिविडेंड से कैसे अर्निंग होती है। साथ ही साथ जो ईपीएस और अलग जो अर्निंग है वो भी हम देखेंगे इनके फाइनेंशियल एनालिसिस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड दिखा देता हूँ, क्योंकि डिविडेंड आपकी खरी अर्निंग है। शेयर का रेट कम बढ़ती होता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता ही है। और यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, आप देखिए कि पिछले 5 साल से डिविडेंड इन्होंने इंक्रीज ही किया है या फिर मेंटेन किया है। यानी कि पिछले 5 साल में जो डिविडेंड दिया गया था उससे लगातार ये बढ़ा रहे हैं, या फिर उतना ही बनाया हुआ है, कम इन्होंने नहीं किया। तो चेक कर लेते हैं। 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया है, तो साल में 2 बार आपकी अर्निंग पक्की। एक शेयर आपने खरीदा है तो पहले मिला था 309 रुपये 2022 के अप्रैल में, और फिर अप्रैल 12 में मिला है, अप्रैल 12 में 2022, ये दोनों अप्रैल 12 में ही हैं। 2 बार डिविडेंड दिया गया, एक बार 309 रुपये, एक बार 181 रुपये। तो ये हो जाता है 490 रुपये का डिविडेंड 2022 में। 2021 में बात करें तो यहाँ पर भी 2 बार मिला है, और ये भी अप्रैल के मंथ में ही मिला है। और यहाँ पर एक बार 240 रुपये, एक बार 125 रुपये। तो ये हो जाता है दोनों मिलाकर 365 रुपये का डिविडेंड। तो 365 से बढ़कर 490 हुआ 2021 से 22 में। इस तरीके से डिविडेंड बढ़ा है। मैं लोड मोर करके आपको दिखाता हूँ। 2020 में 2 बार डिविडेंड मिला, एक बार 243 रुपये, एक बार 106 रुपये। तो ये हो जाता है 349 रुपये। और ये डिविडेंड जो है 2020 से में 349 रुपये था, 2021 में उससे बढ़ा। अब 2019 में बात करें तो 19 में 66 रुपये का डिविडेंड दिया गया था पर शेयर। और 2018 में बात करें तो 18 रुपये का डिविडेंड था। एक बार डिविडेंड दिया गया था 53 रुपये का। तो 2018 में जो है 53 और 18 रुपये का डिविडेंड दिया गया था यहाँ पर। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 71 रुपीज़ का डिविडेंड था। उसके बाद 2017 में बात करें तो 17 में भी इसी टाइप से हमें डिविडेंड देखने को मिलता है 58 रुपीज़ का। 16 में भी जो है 2 बार डिविडेंड मिला था, यहाँ पर 3 बार डिविडेंड दिया गया था, 25 रुपये, 8 रुपये और 18 रुपये। 2015 में भी 18 रुपये डिविडेंड था। तो इसी तरीके से मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिविडेंड है, और ये लगातार मिल रहा है और लगातार बढ़ रहा है। और अभी तो 2022 में 490 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिल चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी देख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट फिलहाल में हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा, ना कोई अपकमिंग है, लेकिन लीगल ऑर्डर काफ़ी सारे हैं। तो आप चाहें तो इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। सैनोफी इंडिया लिमिटेड वर्सेस सेंडर मेडिकेड्स प्राइवेट लिमिटेड,
तो ये इनके साथ कुछ है वर्सेस करके, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं चाहे तो। अब भी मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक कराता हूँ, फिर मैं कंपनी के कंपटीटर आपको चेक कराऊंगा, और उसके बाद हम जो हैं फाइनल कंक्लूजन पर निकलेंगे कि ओवरऑल क्या यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल दिखाता हूँ, और फाइनेंशियल कितने ज़बरदस्त हैं वो आप यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे खुद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्निंग देखते हैं। यहाँ पर अर्निंग की अगर बात करें, नेट इनकम, तो 2018 में नेट इनकम थी 380.60 करोड़, 2019 में 414.20 करोड़, 2020 में 477.60 करोड़, और 2021 में 944.40 करोड़। तो केवल 4 साल के अंदर कंपनी की नेट इनकम 380 करोड़ से बढ़कर 944 करोड़ तक पहुंच गई है। ये आप देखिए कितनी रैपिड स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। अभी मैं आपको कंपनी का रिवेन्यू दिखाता हूँ। टोटल रिवेन्यू 2018 में था 2860.50 करोड़, जो कि 2021 में बढ़कर हो गया था 3520 करोड़। तो रिवेन्यू भी कंपनी का टोटल बढ़ रहा है। इबिट्टा की अगर बात करें, तो इबिट्टा जो होता है ये कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर रहता है वो रहता है, तो ये भी 713 करोड़ से बढ़कर 1326.10 करोड़ हो गया। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाता हूँ। पावर एंड फ्यूल की जो कॉस्ट थी वो 2018 में 40 करोड़, 19 में 42.3 करोड़, 20 में 23.60 करोड़, और 21 में हो गई थी अब 13.90 करोड़। और एम्प्लॉय की कॉस्ट थी 406 करोड़ से 449 करोड़, 460 करोड़, और 2021 में ये पहुंच गई है 433.90 करोड़। यानी कि एम्प्लॉय यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ रही है या फिर एम्प्लॉय की क्वांटिटी बढ़ रही है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है यहाँ पर जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 425 करोड़, 433 करोड़, और 2020 में 306 करोड़, 2021 में 306.90 करोड़। तो 2018 में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थे वो ज़्यादा थे, लेकिन 2021 में एक्सपेंस ये कम हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सेलिंग कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। क्योंकि ब्रांड बन चुकी है ऑलरेडी, तो मार्केटिंग वगैरह भी कम हो रही होंगी, उस वजह से यहाँ पर बिना मार्केटिंग के ही प्रोडक्ट बिकता है, ये बेनिफिट है। ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस जो है वो बढ़ा है यहाँ पर। 2018 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 68 करोड़, फिर 19 में हुआ 193.70 करोड़, 2020 में हुआ 243.20 करोड़, और 2021 में हुआ 175.70 करोड़। तो ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस जो है बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो EBITDA हमने देख लिया। अभी मैं आपको PBIT दिखाता हूँ। तो ये डेप्रीसिएशन होता है बेसिकली। तो डेप्रीसिएशन की बात करें कि कंपनी का डेप्रीसिएशन कितना हो रहा है, यानी कि जैसे डेप्रीसिएशन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं बताता हूँ। एक कार जब हम खरीदते हैं, मान लीजिए कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 में हमने एक कार खरीदी जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। तो 2025 में अगर हम बात करें तो वो 10 लाख रुपए नहीं रहेंगे, वो कार की कॉस्ट जो है घट जाएगी। हो सकता है कि वो 50% डाउन हो जाए। तो 2022 से जो 5 साल के बाद है, उस कार की कीमत 10 लाख रुपए से घटकर 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये जो मूल्य में गिरावट होती है, प्राइस जो घटता है, उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी का डेप्रीसिएशन देखें तो 2018 में था 102.70 करोड़, और ये 2022 में हो गया था 66.70 करोड़। तो डेप्रीसिएशन रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उतना तो नॉर्मली चलता भी है। अगर हम PBT की बात करें तो PBT जो है इंटरेस्ट एंड अदर्स आइटम्स जो होते हैं यहाँ पर, तो ये 610 करोड़, 609.80 करोड़, 599.90 करोड़, और 2021 में ये बढ़कर पहुंच गया था, 2021 में ये हो गया था 1257.60 करोड़। साथ ही साथ अगर नेट इनकम की बात करें तो 2018 में 380.7 करोड़ नेट इनकम हुई थी, यानी कि जो नेट कमाई जो हुई थी कंपनी की वो इतनी हुई थी, और 2021 में ये पहुंच गई थी बढ़कर 944.60 करोड़। तो कंपनी की जो नेट इनकम 2021 में हुई थी 944 करोड़, और 2020 में हुई थी 477 करोड़, 2019 में हुई थी 414 करोड़, और 2018 में हुई थी 380 करोड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट इनकम भी कंपनी की किस तरीके से बढ़ रही है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, अगर आपने एक शेयर खरीदा हुआ है तो आपको 2018 में 165 रुपये अर्निंग हुई थी, 2019 में 179.85 रुपये, 2020 में 207.38 रुपये, और 2021 में आपकी अर्निंग जो है बढ़कर पहुंच गई है 410 रुपये। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड की अगर बात करें 2018 में आपको मिला था 84 रुपये, 19 में मिला 349 रुपये, 20 में मिला 365 रुपये, और 21 में मिला है 490 रुपये। तो देखिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है, और यहाँ पर जो डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ रहा है लगातार।
तो अर्निंग और डिविडेंड दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में ही है। जब कंपनी की नेट इनकम बढ़ रही है तो अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर दोनों बढ़ने लाजमी है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी निगेटिव या फिर निगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला, जो कि ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। आप इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। इनकी जो 5 साल की इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ है वो 6.95 है, जबकि इस पर्टिकुलर कंपनी की 7.67% है। अगर हम पिछले 5 साल में मार्केट शेयर का इंक्रीज देखें तो इंडस्ट्री जो है, ये जो शेयर है इंक्रीज हुआ है 1.33 से 1.35 हो गया है। अगर हम देखें कि इसकी जो एवरेज ग्रोथ है पिछले 5 साल में तो वो 25.43 है, जबकि इंडस्ट्री की जो है नेट ग्रोथ 8.27% है। तो ये सैनोफी इंडिया लिमिटेड की ग्रोथ जो है काफ़ी अपने कंपटीटर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी हमें यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलता है। अभी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हम चेक कर ही चुके हैं। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम स्टेटमेंट हमने देख लिया। बैलेंस शीट देखते हैं एसेट एंड लाइबिलिटी। तो एसेट लाइबिलिटी में क्या चलता है, तो देखिए सबसे पहले एसेट की अगर बात करें तो कंपनी के पास 2021 में 3061 करोड़ के एसेट हैं। 2020 में 2918 करोड़ के एसेट थे। तो ये अगर 2018 से बात करें तो 2983 से बढ़कर 2021 में 3061 तक कंपनी के एसेट में इंक्रीमेंट हुआ है। अब लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज वो चीज होती हैं जो कंपनी का खर्च कराती हैं। तो ये चीज जो है 764 2018 में है, उससे बढ़कर ये 835 तक हुए हैं। अगर हम 2021 के एंड में ही देखें तो कंपनी की एसेट जो है 3061 करोड़ हैं और लायबिलिटीज 835 करोड़ हैं केवल। और यहाँ पर अगर हम लायबिलिटीज में एक और चीज़ रहती है कि जो मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ कॉल करके टोटल इक्विटी। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस आप देखिए, तो रिजर्व में अगर इक्विटी की बात करें तो 2200 करोड़ यहाँ पर रिजर्व ही है 2018 में। 2019 में अगर देखें 2020 में तो ये 2094 करोड़ यहाँ पर आपको रिजर्व देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट और लायबिलिटी में ये चीज़ें रहती हैं, यानी कि एसेट ज़्यादा होना चाहिए और उसमें भी रिजर्व एसेट जो है होने ज़रूरी है, रिजर्व इक्विटी। तो यहाँ पर कंपनी का टोटल एसेट जो है वो 3061 करोड़ है, जिसमें से जो रिजर्व है वो 2200 करोड़ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि एक मैक्सिमम बड़ा जो अमाउंट है वो इक्विटी का रिजर्व है, यानी कि कंपनी किसी भी लिहाज से लॉस में नहीं है या लॉस मेकिंग नहीं है। आगे जो है आप इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में चेक कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल पेड एंड कैपिटल वगैरह, तो वो हम यहाँ पर नहीं देखते डिटेल में, बस उतनी चीज़ बता रही है। कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो यहाँ पर देखिए फ्री कैश फ्लो कितना है, तो फ्री कैश फ्लो 2021 में 535.80 करोड़ है, 2020 में 569.7 करोड़, 2019 में बात करें तो 336.5 करोड़, 2018 में बात करें तो 314.7 करोड़। तो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है, वो अगर साल में 535 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है अभी फिलहाल में, तो आप ये देखिए कि फ्री कैश फ्लो कितना उसका बनता है, यानी कि इतना इसके पास फ्री कैश फ्लो बचा हुआ है, यानी कि इतना इसके पास एडवांस में कैश बचा हुआ है 535 करोड़, 535.8 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर अपने इनकम बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखा, तो ये यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। अभी हम इसका जो है कंपटीटर एनालिसिस करेंगे कि दूसरी कंपनियां कौन सी हैं जो इसके कंपैरिजन में है और वो कितना डिविडेंड देती हैं, कितना पीईबी रेशो है और ये पीई रेशो कितना है। तो देखिए सैनोफी इंडिया लिमिटेड जो हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं उसका यहाँ पर डिविडेंड मिलता है 7.4%। और बाकी जो इनके कंपटीटर हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, तो ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन अगर डिविडेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड आपको सैनोफी इंडिया लिमिटेड ही देती है। और इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि ये ऐसे 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 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि मतलब एवरग्रीन डिमांडिंग है और जिनका स्कोप लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए डिविडेंड ज़्यादा मिलता है 7.40%। बाकी जो अदर हैं वो 1.21% देता है सन फार्मास्यूटिकल्स। 1.21% भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड माना जाता है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली 7.40% का डिविडेंड बहुत ही सुपर डुपर हिट है। अगर बात करें सिप्ला की तो ये आपको 0.52% डिविडेंड देती है और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज आपको 0.7% का डिविडेंड देती है। पीईबी रेशो भी यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है 6.85 सैनोफी इंडिया लिमिटेड का ही है, बाकी का 4.44 के आसपास है। अगर हम बात करें पीई रेशो तो ये 16.15 जो कि काफ़ी अमेजिंग है, ये भी सैनोफी इंडिया लिमिटेड का है। बाकी आप देख सकते हैं 32, 30, 60 के आसपास है। तो ये एक छोटा सा
जो कंपटीटर एनालिसिस था इसको मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में दिखाता हूँ लेकर कि मार्केट कैप वाइज क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए मैं आपको दूसरे टिकर फिनोलॉजी पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर सैनोफी इंडिया का हम पीयर कंपैरिजन देखते हैं, यानी कि इनके कंपटीटर जो कंपनियाँ हैं उनका मार्केट कैप कितना है और करंट प्राइस कितना चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर सैनोफी इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस जो है इस समय 6,629 रुपये है, जबकि बाकी इनके कंपटीटर हैं उनका कम है। मार्केट कैप की बात करें तो ये मीडियम लेवल की कंपनी है। बाकी सबसे ज़्यादा जो है जो लोरस लैब है उसका मार्केट कैप 27,803 करोड़ का है। लुपिन का है, लुपिन भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका मार्केट कैप 27,698 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस सबसे ज़्यादा सैनोफी इंडिया लिमिटेड का ही है। अगर हम इनके जो सुवेन फार्मा है इनके कंपटीटर हैं इनका मार्केट कैप देखें तो वो 11,983.65 करोड़ है, लेकिन अर्निंग पर शेयर वहाँ पर केवल 21 रुपये है। और जो सबसे ज़्यादा लेरर लैब्स है जिनका मार्केट कैप 27,808.35 करोड़ है, उनके अर्निंग पर शेयर यहाँ पर केवल 13.96% है। ल्यूपिन की निगेटिव में है, माइनस के 4.15%। और सबसे ज़्यादा जो आपको कमाई करके यहाँ पर देता है एक शेयर वो 450 रुपये है, सैनोफी इंडिया से ही मिलती है। तो अर्निंग पर शेयर के मामले में सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पर लोरर लैब आपको 42 रुपये देती है, लेकिन यहाँ पर सैनोफी इंडिया लिमिटेड आपको 44.65 रुपये का यहाँ पर आरओई देता है, 44.65% का। साथ ही साथ आरओसी ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर आरओसी इनके कंपटीटर में सबसे ज़्यादा केवल सैनोफी इंडिया का ही है, बाकी कोई इतना ज़्यादा नहीं देता। साथ ही साथ आप देखें तो सुवेन फार्मा भी काफ़ी अच्छे फिगर्स हमें यहाँ पर शो कर रहा है, जो वो चाहे आरओई हो चाहे ईपीएस हो। तो सुवेन फार्मा का भी हम आने वाले टाइम में रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सैनोफी इंडिया लिमिटेड पर ही देखते हैं। और ईबिटा वगैरह भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इनका जो है काफ़ी अच्छा है, कम है, तो ये 16.24 है। तो ये था पीयर कंपैरिजन। आप चाहें तो इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको प्राइस चार्ट, वॉल्यूम चार्ट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल एनालिसिस किया सैनोफी इंडिया लिमिटेड का, हर एक पैरामीटर से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बिल्कुल फिट बैठती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। लेकिन फिर भी आपको अपनी सूझबूझ से और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।